Now we are starting with the committee organization. Committee organization is a form of organization in which group of people is created to discuss the problems, take a decisions, give the suggestion and coordinate activity. The committee organization committee ये वर्ड से ही पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप फॉर्म किया जाता है जो लोगों के जरिए क्रिएट किया जाता है, और वो क्रिएट इसके लिए किया जाता है कि आप अपने वो ग्रुप में आके आप आपके प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, या तो फिर प्रॉब्लम से रिगार्डेड कुछ सजेशन अगर आपको देने हैं, या तो फिर कोई एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना है तो और एक्टिविटीज भी आप क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो। अभी ये कमिटी जनरली फॉर्म टू डील विद द स्पेसिफिक इशू और एरिया ऑफ वर्क। एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क या फिर कोई स्पेसिफिक इशू आ रहा है कंपनी में कोई भी, तो उसके लिए कमिटी फॉर्म की जाती है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम आता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व आप डे टू डे एक्टिविटी में नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक स्पेशल पीपल का एक 3-4 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है, और वो कमिटी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प करती है। सो अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन, कमिटी क्या है? एक बॉडी ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड और इलेक्टेड टू मीट द ऑर्गेनाइज्ड to meet on an organized basis for consideration of matter brought before it। देखो कमिटी क्या है? एक बॉडी ऑफ पर्सन है, कुछ लोगों का एक ग्रुप है, बॉडी है उनकी, जो अपॉइंट और इलेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ जो भी उनके सामने जो मैटर आया है फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन, वो डिस्कशन को वो मैटर को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सॉल्व करने के लिए वो कमेटी को बिठाया जाता है, वो लोगों को बुलाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। सो लुइस के हिसाब से कि एक बेसिकली सिंपली एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो काम करता है, किसके लिए काम करता है? प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए और उनको सॉल्व करने के लिए फॉर्म किया जाता है। इसका सिंपल मीनिंग देखो, देखो एग्जांपल देखो, सपोज कॉलेज वांट टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल कल्चरल फेस्ट। कॉलेज में एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करना चाहते हो आप, एनुअल प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, तो प्रिंसिपल क्या करता है? अलग अलग कमिटीज फॉर्म करते हैं, जैसे फाइनेंस कमिटी। तो फाइनेंस कमिटी क्या करेगी? वो एनुअल कल्चरल प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी खर्चे वो लोग मैनेज करेंगे। एक डिसिप्लिन कमेटी आती है जो पूरा डिसिप्लिन मैनर में वो एनुअल जो भी कल्चरल फेस्ट है वो पर मतलब पूरा डिसिप्लिन तरीके से उसको परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेगा। डेकोरेशन कमिटी रहेगी, वो डेकोरेशन रिलेटेड सारे इशू संभालेगा। फूड कमिटी रहेगी जो फूड रिलेटेड सारे अरेंजमेंट्स देखेगा। सो ईच कमिटी हैंडल्स अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक कमिटी का एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा हैंडल करने के लिए, इसकी वजह से इसको कमिटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। सो ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कलेक्ट डिफरेंट ओपिनियंस। डिफरेंट मेंबर्स गिव डिफरेंट आइडियाज एंड सजेशन। हर एक पर्सन खुद का आइडियाज और खुद के सजेशन देगा, तो आपको बहुत सारे सजेशंस और बहुत सारे आइडिया मिल सकते हैं। जैसे हम मार्केटिंग कमिटी डिस्कस न्यू एडवर्टाइजमेंट आइडियाज। एक अगर आपने मार्केटिंग कमेटी बिठाई, उसमें 5-6 लोगों को अपॉइंट किया, तो वो क्या करेगी रे? वो आपको एडवर्टीजमेंट रिलेटेड अलग अलग आइडियाज डिस्कस करने में मदद करेगी। टू इनकरेज द पार्टिसिपेट एम्प्लॉयज और मेंबर टू गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन। ये कमिटी जो बनाई जाएगी, वो कमिटी किस में से बनाई जाएगी? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी जो एज एम्प्लॉय बोल के काम कर रहे हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है, उनको ही उनमें से ही 5-6 लोगों को अपॉइंट करके कमिटी बनाई जाएगी। तो हर एक को डिसीजन मेकिंग में अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है, या तो फिर कोई इंटरेस्टेड डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उनको वो आपको एनकरेज करेगा। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल देखो, वर्कर्स आर इंक्लूडेड इन सेफ्टी कमिटी। जैसे किसी भी कंपनी में एक सेफ्टी कमिटी रहती है। सेफ्टी कमिटी किससे भी बनाई जाती है? आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज को लेके ही वो कमिटी क्या कही जाएगी, फॉर्म की जाएगी। टू इम्प्रूव कोऑपरेशन, कमिटी हेल्प्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर। कमिटी क्या करती है? अलग अलग डिपार्टमेंट को साथ में काम करने के लिए प्रमोट करती है। जैसे देखो, प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट थ्रू द मीटिंग, क्योंकि प्रोडक्शन और सेल्स का डायरेक्ट कनेक्ट है। सेल्स वाले बताएंगे प्रोडक्शन वालों को कितना प्रोड्यूस करना है, तो ये दो लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। और कोऑर्डिनेट किससे करेंगे? एक मीटिंग के जरिए कोऑर्डिनेट कर सकते। तो अचीव कोऑर्डिनेशन, कमिटी ब्रिंग्स ए यूनिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है उनमें यूनिटी लाने के लिए कमिटी क्या करेगी? आपको हेल्प करेगी। जैसे कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कमिटी कोऑर्डिनेट्स ऑल डिपार्टमेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जैसे एग्जाम्स रहते हैं, जैसे बीकॉम एमकॉम के एग्जाम्स रहते हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी रहती है हर एक शहर के अलग अलग। सो ये जो यूनिवर्सिटी क्या करती है? ये एग्जामिनेशन के टाइम पे सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, जो खाली एग्जामिनेशन पर्पज के लिए बिठाई गई है। मतलब वो कमेटी एग्जामिनेशन रिलेटेड ही सारे काम करेगी, एग्जामिनेशन रिलेटेड ही सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए वो हेल्प करेगी। सो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव्स है। अभी कमेटी के क्या क्या टाइप्स है? तो पहला लाइन कमेटी में देखो, a committee that has an authority to make a decision and implement it। लाइन कमेटी में क्या रहता है?
कि कमिटी में आपके पास अथॉरिटी रहती है डिसीजन लेने की, और आप उसके साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की भी अथॉरिटी रहती है। जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमिटी डिसाइड्स द एडमिशन रूल, जो स्कूल का मैनेजमेंट कमिटी रहेगा उसकी उनके पास अथॉरिटी रहेगी किसके लिए, वो एडमिशन रिलेटेड रूल्स को क्या करने के लिए, डिसाइड करने की और इनको इम्प्लीमेंट करने की। फिर आता है स्टाफ कमिटी, कमिटी फॉर्म ओनली टू गिव एडवाइस, ऐसी कमिटी जो खाली एडवाइस देने के लिए बनी गई है उसे स्टाफ कमिटी कहते हैं। जैसे ना एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी सजेस्टिंग द बिजनेस स्ट्रेटेजी, आपको बिजनेस रिलेटेड कुछ नई स्ट्रेटेजी वगैरह इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए आपको एडवाइस कौन देगा रे, ये एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी अगर आपने फॉर्म की आपकी कंपनी में तो ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन से रिलेटेड आपको एडवाइस हमेशा देती रहेगी। बाद में आता है फॉर्मल कमिटी, परमानेंट कमिटी ऑफिशियली इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जैसे ऑडिट कमिटी वगैरह रहती है, वो कमिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट रहती है। वो वहाँ उसमें काम करने वाले लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग रहते हैं, आपके एम्प्लॉयज रहते हैं, और ये परमानेंटली आपके कंपनी में एस्टेब्लिश रहती है, और ये ऑफिशियली आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। सो एग्जाम्पल देखो, ऑडिट कमेटी जो भी रहेगी कंपनी में वो क्या रहेगी रे आपकी फॉर्मल कमेटी में कंसिडर होगी। इनफॉर्मल कमेटी, अ टेम्पररी कमेटी फॉर्म फॉर एन एडवाइस एंड डिस्कशन, एक एडवाइस एंड डिस्कशन के लिए कुछ पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अगर आपको कोई एडवाइस एडवाइस चाहिए तो फिर डिस्कशन करना है, एक फॉर टेम्पररी पर्पस के लिए कमेटी फॉर्म होगी, जैसे कि ग्रुप फॉर्म टू सॉल्व सडन टेक्निकल इशू। फॉर एग्जाम्पल कंपनी में कोई टेक्निकल इशू आता है तो सडनली तीन चार लोग मिलकर उसको रिजॉल्व करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं इनफॉर्मल। इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी मतलब कोई लेटर वगैरह लिखना या तो फिर इलेक्शन लेके उनको इलेक्ट करना मेंबर्स को एम्प्लॉइज के लिए, तो फॉर्मल कमेटी वगैरह ऐसा कोई नहीं रहता। सडनली आज सुबह आपने काम स्टार्ट किया, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया काम करते समय, और तुरंत आपके तीन चार लोग मिलके आपके ऑर्गेनाइजेशन की उसने उन्होंने वो टेक्निकल इशू को सॉल्व कर दिया, दैट इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज अ इनफॉर्मल कमिटी। अभी ये पांचवी आती है कोऑर्डिनेटिंग कमिटी, ये कोऑर्डिनेट करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए फॉर्म होती है। जैसे कि अ कमिटी कोऑर्डिनेटिंग प्रोडक्शन फाइनेंस एंड सेल्स डिपार्टमेंट, ऐसी कमिटी जो प्रोडक्शन फाइनेंस और सेल्स डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करती है तीनों को भी, उसे कोऑर्डिनेटिंग कमिटी कहते हैं। बाद में आते हैं एग्जीक्यूटिव कमिटी, इसमें अ कमिटी विद द पावर टू मैनेज इंपॉर्टेंट अफेयर्स, कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो लेने के पावर खाली इन लोगों के पास रहती है, इसको एग्जीक्यूटिव कमिटी कहा जाता है। जैसे बोर्ड एग्जीक्यूटिव कमिटी इन द कंपनी, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं उनका एक कमिटी रहता है कंपनी में, इसे एग्जीक्यूटिव कमिटी कहते हैं। बाद में आता है स्टैंडिंग कमिटी, अ परमानेंट कमिटी दैट वर्क्स कंटिन्यूअसली, जैसे डिसिप्लिन कमिटी रहती है देखो कॉलेज में, जो कंटिन्यूअसली वर्क करती है उसे क्या कहते हैं परमानेंट कमिटी रहती है, इसको स्टैंडिंग कमिटी भी कहा जाता है। बाद में आता है अधॉक कमिटी, अब टेम्पररी कमिटी फॉर्म फॉर स्पेशल पर्पज, एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो कमिटी फॉर्म की जाती है टेम्पररी, एक बार वो पर्पज आपका फुलफिल हो गया तो वो कमिटी भी क्या हो जाएगी रे, डिस्कार्ड हो जाएगी। जैसे कमिटी फॉर्म टू ऑर्गेनाइज अ वन टाइम कॉन्फ्रेंस, जैसे आपके कंपनी को कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह लेनी है तो फिर कॉलेज में कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होने वाली है तो कॉन्फ्रेंस के लिए कमेटी फॉर्म की जाती है, जैसे वो कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी वो कमेटी भी क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। सो इस प्रकार से जो कमेटी होती है उसे अलग कमेटी कहते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मैंने एक्सपीरियंसेस पीपल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल कमेटी डिसाइड बेटर हेल्थ केयर पॉलिसी देन वन इंडिविजुअल, अगर हॉस्पिटल में आपकी कमेटी होगी तो वो अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज को क्या कर पाएगी, आपके एस्टेब्लिश कर पाएगी रादर देन एक इंडिविजुअल ने डिसीजन लेने से। बाद में आता है ग्रुप जजमेंट, कलेक्टिव डिसीजंस आर ऑफ्टन बेस्ड ऑन बैलेंस एंड एक्यूरेट, जो भी डिसीजन लेंगे आप वो हमेशा बैलेंस्ड और एक्यूरेट लिए जाएंगे। बाद में आता है बेटर कोऑर्डिनेशन, देखो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैन वर्क टुगेदर स्मूथली, सारे डिपार्टमेंट्स अगर कमिटी हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कमिटी है तो उनमें कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा। बाद में आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय फील्स इंपॉर्टेंट व्हेन इंक्लूडेड इन द कमिटी, अगर किसी एम्प्लॉय का अगर कमिटी कमिटी का हिस्सा बनाया गया तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट फील करेगा खुद के लिए कि मैं इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट टू ऐसे। जैसे कि एग्जांपल देखो, वर्कर्स इन सेफ्टी कमिटी फील वैल्यूड, जो भी सेफ्टी कमिटी में वर्कर इन्वॉल्व होंगे उनको लगेगा कि हम वैल्यूएबल एसेट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बाद में आता है शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड अमंग द मेंबर्स, जितने भी डिसीजन है वो डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों में शेयर की जाती है तो इसकी वजह से उनको भी वो हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, इफिशिएंटली काम करते हैं। बाद में आता है प्रमोट्स अ टीम स्पिरिट, देखो कमिटी इनकरेज द कॉपरेशन एंड यूनिटी, ओके टीम स्पिरिट की वजह से आपकी कमिटी में कॉपरेशन भी रहेगा और यूनिटी ऑफ कमांड भी आप अचीव कर पाओगे। बाद में आता है इसका डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस से वैसे डिसएडवांटेजेस भी है, डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है क्योंकि क्या है
कमेटी को डिसीजन लेने के लिए टाइम लग सकता है, लेंदी हो सकता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसे अर्जेंट बिजनेस डिसीजन में गॉट डिलेड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं मेंबर्स के बीच में, एक मेंबर्स एक आधे पॉइंट के ऊपर डिसएग्री कर सकते हैं एक दूसरे से, तो ये भी चीज हो सकती है। दूसरा, ये एक्सपेंसिव है कि हर एक टाइम मीटिंग कंडक्ट करना है तो उसके लिए टाइम लगेगा, पैसे लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस लगेंगे, तो ये फॉर्म थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बाद में आता है वीक डिसीजन। समटाइम्स डिसीजन बिकम कॉम्प्रोमाइज एंड नॉट वेरी इफेक्टिव। कभी कभी डिसीजंस को भी कॉम्प्रोमाइज किया जाता है कमेटी के हिसाब से, कमेटी को जो अच्छा लगता है वो डिसीजन लेने के लिए, इसके वजह से कभी कभी वो इफेक्टिवली भी काम नहीं कर पाते। नो इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कमेटी आप बिठाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एक इंडिविजुअल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। तो इस केस में मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बाद में आता है लैक ऑफ सीक्रेसी। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं रहती, क्योंकि सारे पर्सन, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व रहते, तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल नहीं रख पाते इस केस में। अवॉइडेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, मैनेजर में शिफ्ट डिसीजन, डिफिकल्ट डिसीजन टू द कमिटी। अगर मैनेजर को लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, इसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आगे जाके, तो डिसीजन को कमेटी के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। सो इस प्रकार से कमिटी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बेनिफिट्स भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन है, तो इसे ड्यूटी है किसकी, एक पर्सन की, टू कंप्लीट द वर्क असाइन टू हिम। क्या करना, उसको जो वर्क या तो फिर काम अलोकेट किया है, वो क्या करना, वो कंप्लीट करना प्रॉपरली एंड ऑन टाइम। Okay, so in the management, responsibility arises when a superior assign a work to a subordinate and expect him to complete it efficiently. और मैनेजमेंट में इफिशिएंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कब क्रिएट होती है, जब कोई भी सुपीरियर पर्सन उसके वर्कर को, उसके नीचे जो भी एम्प्लॉय काम करे, मतलब उसके सबॉर्डिनेट को वर्क असाइन करेगा, और उनसे वो टाइमली मैनर में कंप्लीट होने का एक्सपेक्टेशन रखेगा, साथ ही साथ इफिशिएंटली कंप्लीट होने का एक्सपेक्टेशन रखेगा, तब जाके उसको क्या कहेंगे आप, ए पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे। अकॉर्डिंग टू हर हरोल्ड पॉन्ड्स एंड साइरियल और डर्नेल क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू हिम। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बेसिकली एक ऑब्लिगेशन, एक ड्यूटी है किसकी रे, सबऑर्डिनेट्स की, जो ड्यूटी उसको असाइन की गई वो फुलफिल करने की। जैसे सिंपली देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बीइंग आंसरेबल फॉर कंप्लीटिंग ए टास्क। एक आधा टास्क कंप्लीट करने के लिए जब कोई भी पर्सन को आंसरेबल रहते हो, दैट आंसरेबल कंडीशन इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि देखो, एग्जाम्पल देखो, सपोज अ स्कूल प्रिंसिपल आस्क अ टीचर टू ऑर्गेनाइज द एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट। अगर स्कूल प्रिंसिपल ने कभी टीचर को बोला कि आप क्या करो, स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करो, जहाँ पे टीचर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेड्यूल प्रिपेयर करना, अब स्पोर्ट्स इवेंट है तो उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे तो वो अरेंज करना, गाइड करना बच्चों को, और कंप्लीट द वर्क प्रॉपरली, और वो टाइमली मैनर में वो एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट को कंप्लीट करना। सो नाउ टीचर बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑर्गेनाइजिंग इवेंट। वो इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या रहेगी, टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, रिस्पॉन्सिबल रहेगी। अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब फीचर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के, देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइन ओनली टू द ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर होना बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मशीन एंड ऑब्जेक्ट्स को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं कर सकते। जैसे मशीन को नहीं बोल सकते ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किसी ऑब्जेक्ट को नहीं बोल सकते कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, इसी प्रकार से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहे, ह्यूमन फैक्टर है। बाद में देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। यहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि सुपीरियर मतलब मैनेजर क्या करेगा, ड्यूटीज असाइन करेगा, किसको करेगा, सबऑर्डिनेट्स को, मतलब उनके एम्प्लॉयज को। सो ये जैसे कि कोई भी हम बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एलिमेंट है, तो उसी प्रकार से एक वैलिड रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी मानी जाएगी जब वहां पे सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप रहेगा। बाद में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी कंटिन्यूस और टेम्पररी। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, कंटिन्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मतलब एक आधा टास्क परफॉर्मेंस, जैसे कि कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन करना है, एक अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अकाउंट मेंटेन करना, ट्रांजेक्शन मेंटेन करना, ये कंटिन्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये लॉन्ग टर्म में कंसिडर होता है। ओके, उसमें लॉन्ग टर्म में क्या रहता है, कंटिन्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और टेम्पररी में क्या है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसे टेम्पररी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाती है। ओके, बाद में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी बेस्ड ऑन द फंक्शंस और टारगेट। कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शंस एंड टारगेट के बेसिस पे होती है। अभी फंक्शन बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी रहती है, कि रिलेटेड टू पर्टिकुलर ड्यूटी। फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर हैंडलिंग द रिक्रूटमेंट, जैसे कि रिक्रूटमेंट करना है कंपनी में, तो उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहेगी,
HR मैनेजर के पास, दैट इज कम अंडर द फंक्शनल बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड टारगेट बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, रिलेटिंग टू अचीविंग गोल्स, एक पर्टिकुलर गोल अगर आपको अचीव करना है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टारगेट बेस्ड। जैसे कि वर्कर प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट्स डेली, 50 यूनिट डेली प्रोड्यूस करना एक वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको टारगेट दिया गया 50 यूनिट्स, सो इट इज कम अंडर द टारगेट बेस्ड। बाद में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन। देखो, the employees is expected to completed the assigned work sincerely। एम्प्लॉयज को क्या है, एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, ऑब्लिगेशन, मतलब एम्प्लॉय की ड्यूटी है कि उसको जो भी वर्क असाइन किया गया है वो उसने पूरा कंप्लीट करना चाहिए और सिंसियरली करना चाहिए। बाद में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कम विद अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेली नहीं आती, वो उसके साथ अथॉरिटी भी लेके आती है, मतलब क्या, राइट भी लेके आती है। जैसे ब्रांच मैनेजर हैज विद अथॉरिटी टू मैनेज स्टाफ इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रांच परफॉर्मेंस। जैसे एक ब्रांच मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसकी, कि सुपरवाइज करने का, मैनेजमेंट मैनेज करने का स्टाफ को, उसी प्रकार से उसको उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजंस वगैरह लेना है तो उसकी भी अथॉरिटी किसकी रहे, अपने ब्रांच मैनेजर की रहेगी। बट साथ ही साथ ब्रांच मैनेजर वो ब्रांच के परफॉर्मेंस को भी रिस्पॉन्सिबल करेगा। बाद में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फुल्ली डेलीगेटेड। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कुछ वर्क डेलीगेट कर सकते हो बट कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डेलीगेट नहीं कर सकते। जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर गिव द टास्क टू द टीम मेंबर बट इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर है तो खुद के कुछ टास्क अपने सबऑर्डिनेट्स को, मतलब एम्प्लॉयज को क्या कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है, बट प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी किसके पास रहती है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ही रहती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, सबऑर्डिनेट्स आर आंसरेबल टू सुपीरियर। इसका मतलब ही क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ्लो है फ्रॉम डाउन, नीचे से ऊपर है, मतलब क्या, डाउन टू अपवर्ड ऐसा चलता है। सो हर एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को आंसरेबल है, जैसे वर्कर्स रिपोर्ट टू सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर्स टू मैनेजर। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, इसका बॉटम अप अप्रोच है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। बाद में देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी। अ पर्सन हु एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट एक्सप्लेन द रीजन। जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए, सो उसी प्रकार से वो अकाउंटेबल भी है, मतलब उससे वो टास्क परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्ट आए, अगर पॉजिटिव आता है तो भी उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो रिजल्ट के लिए, और अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव क्यों आया उसके लिए एक्सप्लेनेशन उसको देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी वो क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अभी देखो टेक्निक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए मैनेजमेंट यूज सम सर्टन मेथड्स टू क्लियरली डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए मैनेजमेंट ने कुछ मेथड्स का इस्तेमाल किया है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी चैटरिंग। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी चैटरिंग इज अ मेथड दैट शोज, ये मेथड क्या शो करती है रे, व्हाट वर्क शुड बी डन, क्या काम करना है, हु विल डू इट, कौन करेगा, हु विल अप्रूव इट, कौन उसको अप्रूव करेगा, एंड हु शुड बी कंसल्टेड, किसको आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, एंड हु शुड बी इन्फॉर्म, और किसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मतलब इसमें क्लियरली डिफाइन रहता है कौन किसके लिए जिम्मेदार है, तो इसमें कंफ्यूजन भी अवॉइड होते हैं। ओके, इसका इसमें देखो मेन रोल इन रिस्पॉन्सिबिलिटी चैटरिंग, चैटरिंग में, रिस्पॉन्सिबिलिटी चैटरिंग में सबसे मेन रोल क्या क्या है, तो पहला देखो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब जो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसे क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कहेंगे। दूसरा अप्रूविंग पर्सन, जो आपके जो टास्क है तो फिर काम को अप्रूव करेगा वो अप्रूविंग पर्सन रहेगा। कंसल्टेड पर्सन मतलब क्या, ऐसा जो भी एक्सपर्ट जिससे जिससे आपने एडवाइस ली है, किसके लिए, ये टास्क को परफॉर्म करते समय कुछ एडवाइस लिए डिसीजन मेकिंग के लिए। बाद में आता है इन्फॉर्म पर्सन, ये टास्क परफॉर्मेंस करते टाइम जो भी प्रोग्रेस रहेगी किसको आप अपडेट करेंगे, दैट कम्स अंडर दैट इन्फॉर्म पर्सन, तो ये मेन रोल प्ले करते हैं। अभी इसके एग्जांपल देखो, जैसे एक्टिविटी ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार, आपको एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, इवेंट मैनेजर जिसने वो इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। दूसरा अप्रूवल किससे लेंगे आप, प्रिंसिपल से, मतलब आप कॉलेज में फीस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हो अगर आप किसी कॉलेज में, उसके लिए अप्रूवल कौन देगा, प्रिंसिपल देगा। आप कंसल्ट किसको कवर करोगे, फाइनेंस मैनेजर, क्योंकि पैसा वो सेमिनार अरेंज करने के लिए वही देगा। और आपको इन्फॉर्म किसको करना पड़ेगा, एज अ टीचर को ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस हेल्प्स टू एवरीवन नो देयर ड्यूटीज क्लियरली। सो हर एक को उसकी ड्यूटी पता है, किसको किससे बात करनी, किसको किससे परमिशन लेनी, लाइक वाइज। फिर दूसरा आता है रोल निगोशिएशन, मीन्स डिस्कसिंग एंड डिसाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर। आप क्या करते हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले पर्सन को देने से पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस करते हो और फिर डिसाइड करते हो कि किसको कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोकेट करना है। जैसे एम्प्लॉयज एंड मैनेजर मीट एंड डिसाइड, एम्प्लॉयज एंड मैनेजर एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फिर क्या डिसाइड करते रहे, ड्यूटीज को क्लियरिफाई करते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस
रह सकते हैं एक दूसरे के प्रति, वो भी डिस्कस करते हैं, और टास्क को प्रॉपरली डिवाइड करते हैं। इससे कंफ्यूजन कम होता है और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। जैसे एग्जांपल देखो इसका, इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी वन एम्प्लॉय प्रेफर्स डिजाइनिंग। सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या होगा, एक पर्सन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेगा, दूसरा उसकी कोडिंग करेगा। सो मैनेजर क्या करेगा, उनके उनके स्किल एंड इंटरेस्ट के हिसाब से जब वो डिस्कशन करेंगे मीटिंग के जरिए, तब वो उनको उस उनके स्पेशलिटी एरिया के हिसाब से क्या करेगा, वर्क को असाइन करेगा। इसे निगोशिएशन कहते हैं। बाद में आता है इंपॉर्टेंस क्या है। पहले क्या, इंश्योर वर्क कंप्लीशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने से एम्प्लॉयज को पता चलता है कि कौन सा काम कौन करने वाला है। दूसरा, डिसिप्लिन क्रिएट होता है इसमें। ओके, लोग सीरियस हो जाते हैं अपने ड्यूटीज के बारे में। तीसरा आता है इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। ड्यूटीज क्लेरिफाई होने की वजह से कोऑर्डिनेशन भी इनका इम्प्रूव होता है इनमें। बाद में हेल्प्स परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। मैनेजर को एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए बहुत इजी हो जाता है, और इससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। मतलब क्या, एम्प्लॉयज को पता है कि अगर हम जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए हम ही जिम्मेदार है, हम आंसरेबल है, हम अकाउंटेबल है, तो बहुत सारा अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। सो इससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। इसमें डिफरेंस बिटवीन दी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो आप अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। बाद में आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, जो भी आपका परफॉर्मेंस है उसके लिए आप क्या हो जाते हो, जब आंसरेबल हो जाते हो, इसको आंसर देने के लिए क्या हो जाते हो आप, कंपलसरी हो जाता है, तो उसके इसमें से क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी। अ पर्सन हु एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑल्सो एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जिस पर्सन को अथॉरिटी मिलती है, मतलब राइट्स मिलते हैं, उसी पर्सन को साथ ही साथ वो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है, और अकाउंटेबिलिटी भी क्या करना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। फीचर्स क्या क्या देखो इसके, पहले सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन। एम्प्लॉयज से आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग उनके ड्यूटीज एंड गोल्स से रिलेटेड, वो आपको क्लियरली पता चल जाते हैं। दूसरा, प्रोवाइडिंग फीडबैक। मैनेजर शुड रेगुलरली रिव्यू द परफॉर्मेंस। मैनेजर्स को भी परफॉर्मेंस रिव्यू करने के लिए बहुत इजी जाता है, वो रेगुलर इंटरवल्स में फीडबैक्स कवर कर सकते हैं। बाद में एस्टेब्लिशिंग वर्क प्लेस हायरार्की। देखो, एम्प्लॉयज शुड अंडरस्टैंड द रिपोर्टिंग प्रॉब्लम। ओके, एम्प्लॉयज के जो भी रिपोर्टिंग प्रॉब्लम है आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। टीम कोहेजन। मैनेजर शुड एनकरेज द टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। इसके जरिए आप मैनेजमेंट टीम वर्क एंड कोऑपरेशन को भी क्या कर सकती है, इसके इसमें इनकरेज कर सकती है। लीडिंग बाय एग्जांपल। देखो, मैनेजर शुड फॉलो द सेम स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज। मैनेजर्स भी क्या कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए वो एम्प्लॉयज को बोल रहे हैं, वही स्टैंडर्ड्स उनको भी फॉलो करने पड़ेंगे, सो दैट उनमें क्या रहेगा। एग्जाम्पल के जरिए हम बोलते हैं ना कि आप खाली बोलते हो, आप कुछ करते नहीं हो, आप पहले करो फिर हमको बताओ, इन सिंपल वे। रीडिंग बाय एग्जाम्पल में भी वैसे होता है, आप खुद से वो स्टैंडर्ड पहले फॉलो करना पड़ेगा मैनेजर को, तभी जाके एम्प्लॉयज करेंगे। बाद में आइडेंटिफाइंग एंड फॉस्टरिंग ग्रोथ। देखो, मैनेजर शुड हेल्प एम्प्लॉयज टू डेवलप स्किल एंड करियर ग्रोथ। मैनेजर भी हेल्प कर पाएंगे एम्प्लॉयज को उनके स्किल डेवलपमेंट में, करियर ग्रोथ। बाद में आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेट करना मतलब क्या, असाइन करना या तो फिर बांटना। किसको रे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। किनको रे, सबॉर्डिनेट को, अपने जो एम्प्लॉयज है उनको। किसके लिए, फॉर कैरिंग आउट अ स्पेसिफिक टास्क। इस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अपने काम को बांटना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटना अपने सबॉर्डिनेट में, इज नथिंग बट द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ मैनेजर शेयर्स अ पार्ट ऑफ हिज वर्क विद सबॉर्डिनेट सो दैट वर्क कैन बी कंप्लीटेड इफिशिएंटली। ये क्या है, प्रोसेस का पार्ट है जिसमें क्या करता है, मैनेजर अपना खुद का काम का कुछ पार्ट अपने सबॉर्डिनेट को अलोकेट करता है। और वो क्यों अलोकेट करता है, वो टास्क को इफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स डेलीगेशन इज नेसेसरी। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो है उनके हिसाब से डेलीगेशन बहुत जरूरी है, और वो क्यों है रे, one manager cannot personally perform or supervise all the activity in the large organization। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं उस उनमें एक अकेला मैनेजर सारे टास्क इफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकता, इफिशिएंटली सुपरवाइज नहीं कर सकता। इसके लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का होना जरूरी है। डेलीगेशन मतलब क्या, असाइन करना ड्यूटीज को, अथॉरिटी देना वो ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, और जो भी उससे रिजल्ट आएगा उसके लिए क्या करना, अकाउंटेबल समझना वो पर्सन को। इसे क्या कहते हैं, डेलीगेशन। सो इट हेल्प्स द मैनेजर टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क एंड इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। इससे मैनेजर को क्या होगा, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट भी करते आएगा, और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी भी उस केस में बढ़ेगी। देखो, अ सेल्स मैनेजर may delegate the responsibility of preparing sales reports to the assistant manager and give him authority to collect the sales data from the employee। ऐसे मैनेजर, सेल्स मैनेजर ने क्या किया रे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। ओके, किसको, असिस्टेंट मैनेजर को। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी रे,
सेल्स रिपोर्ट प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती बट सेल्स रिपोर्ट प्रिपेयर कैसे करेगा, उसके लिए उसको डेटा लगेगा। तो उसने सेल्स मैनेजर ने वो असिस्टेंट मैनेजर को उसके साथ साथ वो डेटा बनाने के लिए जो भी रिपोर्ट कलेक्ट करना है लोगों से, एम्प्लॉय से, सबॉर्डिनेट से, तो कलेक्ट करने की अथॉरिटी भी दे दी। तो डेलीगेशन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी के साथ ही आता है। ठीक है, बाद में देखो एलिमेंट्स क्या क्या है उसके। उसके तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पहला अथॉरिटी, अथॉरिटी देना मतलब राइट देना। अभी राइट देना मतलब क्या, डिसीजन लेने के लिए राइट्स देना, ऑर्डर्स इशू करने के लिए राइट देना, और एक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी राइट देना। तो इसे क्या कहेंगे, अथॉरिटी। फीचर्स क्या, अथॉरिटी कैसे रहती है, रीगर एंड फॉर्मल रहती है, तो उसके लिमिट्स भी फिक्स रहते हैं। ओके, ये सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में रहती है। बाद में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए यूज की जाती है। बाद में कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग पावर देती है सामने वाले बंदे को। एंड ये इफेक्टिवनेस का, ऑथोरिटी का, दोनों के ऊपर भी डिपेंड है, मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर हैज अथॉरिटी टू असाइन वर्क टू फैक्ट्री वर्क। प्रोडक्शन मैनेजर को अथॉरिटी दे दी गई कि जो भी काम रहेगा फैक्ट्री वर्कर्स को देना, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाद में आता है दूसरा एलिमेंट, डेलीगेशन ऑफ वर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन ड्यूटी। आपको जो ड्यूटी दी है उसको ऑब्लिगेशन मतलब आपके पास वो कंपलसरी हो जाता है वो टास्क को परफॉर्म करना। when a manager assign works to subordinate becomes responsible for completing the work properly। देखो, जब मैनेजर उसके काम को सबॉर्डिनेट को बांटता है तो सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो काम प्रॉपरली करे, वर्क कंप्लीट करे। बाद में आता है एग्जाम्पल, देखो इसका, if worker assigned to produce 100 units daily, he becomes responsible for achieving that target। अगर एक हर एम्प्लॉय को आपने 100 यूनिट्स डेली बनाने के लिए असाइन, 100 यूनिट्स डेली बनाना ऐसा कह दिया, तो उसकी क्या हो जाती है, वो टारगेट को अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बाद में आता है अकाउंटेबिलिटी। देखो, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, आप यू आर आंसरेबल फॉर द परफॉर्मेंस। जैसे सबऑर्डिनेट हु एक्सेप्ट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स अचीव टू हिज सुपीरियर। देखो, जैसे जब आपको अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तब आप ऑटोमेटिकली अकाउंटेबल भी हो जाते हैं, मतलब कि आप आंसरेबल हो जाते हो। वो टास्क परफॉर्म करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट आएगा, वेदर इट इज प्रॉफिटेबल वन और लॉस हो जाए, कोई भी हो जाए, तो उसके लिए आप क्या हो गए, आंसरेबल हो गए। जैसे कि अ प्रोडक्शन टारगेट आर नॉट अचीव्ड, सुपरवाइजर मस्ट एक्सप्लेन द रीजन टू हायर मैनेजर। अगर प्रोडक्शन टारगेट है जैसे 100 यूनिट बनाना डेली, ये प्रोडक्शन टारगेट है, अगर वो 100 यूनिट्स का टारगेट अचीव नहीं हो पाता डेली का, तो उसके लिए जो भी रीजन है उसको सुपीरियर सुपरवाइजर को, टॉप मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसका मतलब ही वो कह रहे उसके लिए, उस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है या तो फिर आंसरेबल है। बाद में आता है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। अभी डेलीगेट करना है टास्क आपको, तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप आता है असाइनिंग ऑफ द ड्यूटी। मैनेजर क्या करेगा, उसके काम को डिवाइड करेगा और वो क्या करेगा, टास्क सबऑर्डिनेट को असाइन करेगा, मतलब बांटेगा। दूसरा आता है ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। अगर आपने टास्क बांट दिया, वर्क बांट दिया, तो उसके साथ साथ आपको अथॉरिटी भी देना पड़ेगी टू परफॉर्म दैट ड्यूटी, मतलब आपको राइट भी देना पड़ेगा सामने वाले पर्सन को वो काम करने का। बाद में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना। मतलब क्या, सबऑर्डिनेट बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द असाइन टास्क। आपको जो टास्क असाइन किया है, आपको जो टास्क अलोकेट किया है, वो टास्क कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है, जिसको आपने अलोकेट किया उसको। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना। बाद में फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। ओके, सबऑर्डिनेट्स जो रहेंगे वो आंसरेबल रहेंगे परफॉर्मेंस के लिए, जो भी कर होगा उसके लिए आंसरेबल रहेंगे। अभी फीचर्स देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स देखो डेलीगेशन के। ये मैनेजरियल फंक्शन है। ओके, इट ट्रांसफर द अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी ट्रांसफर करने का काम करता है किससे, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कंप्लीटली डेलीगेट नहीं कर सकते। बाद में आता है डेलीगेशन इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंसी। आपने टास्क डेलीगेट कर दिया तो इसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन का इफिशियंसी भी बढ़ेगा। बाद में सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट करता है और इससे एम्प्लॉयज के बीच में या तो सबऑर्डिनेट्स के बीच में ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, इंप्रूव होता है। बाद में देखो इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन की, इससे वर्कलोड रिड्यूस होता है मैनेजर्स का। ओके, सो मैनेजर्स सिलेक्टेड चीजों के ऊपर ही फोकस करेंगे, रूटीन एक्टिविटीज क्या करेंगे, वो किसी और को बांट देंगे। इससे इफिशियंसी इंप्रूव होती है, ये काम फास्ट हो जाता है। इसमें वर्क डेलीगेट होने की वजह से ड्यूटीज, वो जो 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 बंदे हैं उनको काम दिया गया, वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी ड्यूटीज क्या करेंगे रे, फुलफिल करेंगे टाइम पे। सो अल्टीमेटली इससे इफिशियंसी बढ़ेगी। डेवलप सबऑर्डिनेट। देखो, डेलीगेट करने से, काम डेलीगेट करने से ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस मिलता है एम्प्लॉयज को भी। बाद में डिसीजन फैसिलिटेट्स द क्विक डिसीजन। सबऑर्डिनेट्स
डिसीजन ले सकेंगे, so उनको टॉप मैनेजमेंट के अप्रूवल का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो इसकी वजह से डिसीजन भी फास्ट अप होंगे। बाद में इंक्रीजेस मोटिवेशन, एम्प्लॉयज को वो लगेगा कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कि उनको अथॉरिटी दी है ना कुछ काम करने की, सो इसकी वजह से उनमें मोटिवेशन भी बना रहेगा। बाद में आता है हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, डेलीगेशन की वजह से आप एक्सपांड कर सकते हो आपके काम को जो कैपेबल मैनेजर से उनके जरिए, सो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी अच्छे हो पाएगा। बाद में आता है बेटर सुपरविजन, मैनेजर क्या करेंगे, प्लानिंग एंड कंट्रोल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे एंड रूटीन एक्टिविटी डेलीगेट कर देंगे, सो इसकी वजह से सुपरविजन में भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। बाद में इसके प्रिंसिपल से कुछ डेलीगेशन के, तो पहला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन। इसमें क्या कहा जाता है कि ड्यूटीज एंड ऑथोरिटीज में क्लियरली डिफाइन रहती है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ कमांड, मतलब सबऑर्डिनेट जो रहेगा वो उसका एक ही बॉस रहेगा, उससे ही उसको सारे डायरेक्शन मिलेंगे। बाद में प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जो भी ऑथोरिटी है वो आपकी मैच होनी चाहिए आपके आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उससे। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स विद द सुपीरियर इवन आफ्टर डेलीगेशन। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन भी कर दिया सामने वाले पर्सन को, सुपीरियर ने उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबऑर्डिनेट्स को असाइन भी कर दिया, तभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी किसकी रहेगी, सुपीरियर की ही रहेगी। बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। इसमें क्या आता है, डेलीगेशन शुड बी फॉलोड चेन ऑफ कमांड। तो डेलीगेशन है मतलब क्या, मैनेजर सुपरवाइजर को ड्यूटी डेलीगेट करेगा और सुपरवाइजर वर्कर को डेलीगेट करेगा, तो चेन ऑफ कमांड फॉलो होना भी इस केस में जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी लेवल, देखो डिसीजन शुड बी टेकन एट अ प्रॉपर लेवल ऑफ अथॉरिटी, हर एक लेवल पे डिसीजन मेकिंग होगा, सो उसमें लेवल भी डिसाइड रहेगी डिसीजन मेकिंग करते समय। इसके एडवांटेजेस है, देखो इससे मैनेजरियल टाइम सेव होता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट को इनकरेज करता है, बाद में मोरल और मोटिवेशन इंप्रूव होता है एम्प्लॉयज का, बस एक्सपांशन, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपांशन क्रिएट कर सकते हैं आप, डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा आपको, ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी बढ़ाएगा और कोऑर्डिनेशन भी बढ़ाएगा। बाद में इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे ऑथोरिटी का अथॉरिटी दे दी तो उसका मिसयूज भी हो सकता है, रॉन्ग डिसीजन होने की पॉसिबिलिटी भी इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेट्स का इन्वॉल्वमेंट है, प्रॉपर कंट्रोल भी नहीं हो सकता किस किस केस में। मैनेजर कभी कभी हेजिटेट करता है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए कतराता है सामने वाले पर्सन, तो भी हो सकता है उसको लगता है कि अगर मैंने ये काम किसी और को दे दिया तो मेरा महत्व कम हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा भी उसको लग सकता है। इनकम्पिटेंट सबऑर्डिनेट में रिड्यूस द एफिशिएंसी, आपने सामने वाले पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, डेलीगेट कर दी, अथॉरिटी डेलीगेट कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी, पर वो उतना कैपेबल नहीं है, उस केस में ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी भी डाउन हो सकता है, ये भी डिसएडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगे। अभी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इनमें डिफरेंस दिया है, वो आप पढ़ लो आपके रेफरेंस के लिए। अभी नेक्स्ट आता है लाइन स्टाफ अथॉरिटी। तो लाइन क्या, लाइन अथॉरिटी मतलब क्या, डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर सबऑर्डिनेट्स, मतलब आपका आपके सबऑर्डिनेट्स के ऊपर आपका डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। यहाँ पे फ्लो कैसा रहता है, टॉप टू लोअर लेवल, जो भी डिसीजन मेकिंग रहेगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अथॉरिटी का फ्लो रहेगा, वो कैसा रहेगा, टॉप से लेके लोअर तक, जैसे एमडी, प्रोडक्शन मैनेजर, सुपरवाइजर एंड वर्कर। एमडी डिसीजन लेगा, वो प्रोडक्शन मैनेजर को कम्युनिकेट करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर को करेगा, और सुपरवाइजर किसको करेगा, वर्कर्स को करेगा। बाद में आता है स्टाफ अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी क्या है, जो एडवाइस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किन लोगों को, लाइन मैनेजर्स। ओके, वो एक्सपर्ट रहते हैं कौन कौन सी फील्ड में, लॉ, फाइनेंस, एचआर, रिसर्च, इसमें वो लोग एक्सपर्ट रहते हैं। दे यूजुअली डू नॉट कमांड वर्कर्स डायरेक्टली, वर्कर को डायरेक्ट डायरेक्शन देना, ऑर्डर्स देना उनका काम ना रहता, उनको खाली सपोर्ट करना, गाइड करना इनका काम रहता है। जैसे एचआर एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो भी रहेंगे, लीगल एडवाइजर्स रहेंगे, वो सारे लोग इसमें आते हैं। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेलीगेशन के, डेलीगेशन गिव्स अ लिमिटेड फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट, उनको सबऑर्डिनेट्स को फ्रीडम मिलता है, बट वो कैसे रहता है, लिमिटेड रहता है। दूसरा, मैनेजर कैन नॉट डेलीगेट ऑल अथॉरिटी, मैनेजर उसके सारे काम डेलीगेट नहीं कर सकता, कुछ कुछ एरिया से वो क्या कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है। रूटीन वर्क जनरली जो भी रहता है वो डेलीगेट होता है। देन एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन डिपेंड्स अपॉन द ट्रस्ट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय, जो भी टास्क आप असाइन करोगे टास्क के लिए ट्रस्ट होना भी जरूरी है, और उसके दूसरे साथ वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए सामने वाला पर्सन कैपेबल भी होना जरूरी है। बाद में डेलीगेशन डज नॉट रिड्यूस द मैनेजर्स ओन अथॉरिटी, डेलीगेशन से मैनेजर की जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कभी कम नहीं होती है। डेलीगेशन फॉर्मल भी हो सकता है या तो फिर इनफॉर्मल भी हो सकता है।
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट कम्प्लीटली ट्रांसफर, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम्प्लीटली ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे अभी प्रोसेस देखो क्या क्या इन्वॉल्व है डेलीगेशन प्रोसेस में, क्या क्या स्टेप्स है। पहला क्या है, डिटरमाइनिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जैसे मैनेजर असाइन करने से पहले, डेलीगेट करने से पहले काम, पहले क्या डिसाइड करता है, टारगेट डिसाइड करता है, रिजल्ट डिसाइड करता है कि वो एक्सपेक्ट क्या चाहता है। जैसे कि इंक्रीज मंथली सेल बाय 10, ये मैनेजर का एक्सपेक्टेशन है कि ये मंथ का सेल 10% से बढ़ना चाहिए। बाद में उस हिसाब से वो ड्यूटीज को असाइन करेगा, लोगों के एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से वो उसके काम को क्या करेगा, असाइन करेगा। जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि छत्रपति संभाजी नगर एक रीजन है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेल्स एग्जीक्यूटिव को दे दी वो मैनेजर ने। लाइकवाइज फिर ग्रांटिंग अथॉरिटी, फिर इस इनमें क्या होता है, एम्प्लॉयज आर गिविंग इनफ अथॉरिटी टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। आप एम्प्लॉयज को क्या देते हो, परमिशन दे देते हो वो ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। जैसे परमिशन टू अप्रूवल द डिस्काउंट और हैंडल द कस्टमर। ओके, फॉर एग्जाम्पल वो सेल्स पर्सन को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, परमिशन दे दी कि आप ही डिसाइड करो डिस्काउंट कितना रखना और लोगों को हैंडल भी कर लो आप ही। फिर बाद में अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना, जब एम्प्लॉय जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे या फिर जो भी परफॉर्मेंस देंगे उसके लिए वो मैनेजर को क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। जैसे मैनेजर चेक वेदर टारगेट्स आर अचीव्ड, जो 10% इम्प्रूव करना है सेल ये मंथ में, ये टारगेट अचीव हुआ है नहीं हुआ, वो चेक करेगा मैनेजर फिर उसके बाद। ओके, जैसे ये स्टेप्स हो गए प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन में। अभी डेलीगेशन में कुछ डिफिकल्टीज भी आती है, जैसे डिफिकल्टीज ऑन अ पार्ट ऑफ मैनेजर। मतलब अभी ये डिफिकल्टी किसको आएगी रे, मैनेजर, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करेगा उनको क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है। मतलब मैनेजर को टास्क असाइन करते समय क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है, तो पहला, डिजायर ऑफ पावर। सारी चीजें मैनेजर खुद के पास रखना चाहे, तो उसको लगेगा कि मैंने चीजों को डेलीगेट कर दिया, बांट दिया लोगों में, तो मेरा पावर कम हो जाएगा। बाद में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉय, मैनेजर को ऐसा लगता है कि मेरे नीचे वाले जो लोग हैं सबॉर्डिनेट्स, वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो उसके इसमें कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। फियर ऑफ लूजिंग इंपॉर्टेंस, मैनेजर को लगता है मैंने मेरे टास्क को असाइन कर दिया तो फिर मेरा इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा एम्प्लॉय के बीच में, तो ऐसा हो सकता है। फियर ऑफ रॉन्ग डिसीजन, मैनेजर को ऐसा लगता है कि मैंने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर दिया लोगों में, एम्प्लॉयज में, मेरे सबॉर्डिनेट्स में, तो हो सकता है कि वो गलत डिसीजन ले ले। बाद में लैक ऑफ कंट्रोल सिस्टम, देखो प्रॉपर सुपरविजन नहीं रहा, तो उस केस में क्या होता है, डेलीगेशन डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आता है इनएबिलिटी टू गाइड द एम्प्लॉयज, देखो मैनेजर मे नॉट नो हाउ टू डेलीगेट प्रॉपरली। ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजर को डेलीगेट ना करता है कुछ चीजों को, ऐसा भी हो सकता है वो गाइड ना कर पाए। अभी ये हो गया मैनेजर के हिसाब से, मैनेजर को ये डिफिकल्टीज आ सकती है। अभी सबॉर्डिनेट्स को क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉय में फियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेने से डरते हैं। दूसरा, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, अगर कुछ गलत हो गया तो मुझे उससे उस मिस्टेक का पनिशमेंट मिल सकता है, इसकी वजह से वो फियर रहता है लोगों में। बाद में ओवरवर्क, एम्प्लॉय को लगता है कि मैं ऑलरेडी इतना काम कर रहा हूँ और मेरे ऊपर इतना काम डाल दे रहे हो, तो मैं नहीं लूंगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसा भी हो सकता है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, विदाउट इन्फॉर्मेशन और फैसिलिटीज दे अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, कुछ फैसिलिटी नहीं, कुछ ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो एम्प्लॉयज इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। लैक ऑफ इंसेंटिव, एम्प्लॉयज में नॉट सी एनी बेनिफिट इन एक्सेप्टिंग मोर वर्क, ज्यादा का काम करने के लिए अगर उनको कुछ इंसेंटिव वगैरह ऐसी चीजें नहीं दी गई, बोनस नहीं दिया गया, तो बोलेंगे मुझे ये काम करके तो ऐसे ही कुछ फायदा नहीं आ रहा है, फिर मैं काम क्यों करूं। सो इस केस में वो भी क्या कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट करना पसंद नहीं कर सकते। ये हो गया सबऑर्डिनेट को आने वाले प्रॉब्लम। अभी देखो प्रिंसिपल्स क्या क्या, इफेक्टिव डेलीगेशन कैसे कर सकते हैं। ये फंक्शनल डेफिनेशन है पहला, यहाँ पे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर असाइन रहती है। दूसरा, डेलीगेशन बाय एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यहाँ पे जो भी आउटकम एक्सपेक्टेड है आपसे, सामने वाले पर्सन से जो आउटपुट एक्सपेक्टेड है वो क्लियरली बताया जाता है। देन ये बैलेंस है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का, अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आप उसी इक्वली आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर ड्यूटीज। बाद में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ओके, आप आपने भले ही असाइन कर दिया सामने वाले सबऑर्डिनेट को आपका काम, फिर भी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। बाद में आता है यूनिटी ऑफ कमांड, हर एक एम्प्लॉय एक ही सुपीरियर से क्या करेगा, ऑर्डर्स को रिसीव करेगा। बाद में क्लियर लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी, एम्प्लॉयज क्या है, एम्प्लॉयज को उनकी बाउंड्रीज, उनकी हद पता रहनी चाहिए क्लियरली। अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल, देखो मैनेजर शुड टेक डिसीजन विद इन देयर ओन अथॉरिटी लेवल एंड रेफर ओनली अ मेजर मैटर्स अपवर्ड। देखो मैनेजर ने क्या करना है, उनके जो भी डिसीजन है उसके अथॉरिटी के अंडर जितने भी आते हैं उतने ही लेना, जो मेजर डिसीजन है उतने ही खाली आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप मैनेजमेंट को
कंसर्न कर टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है उसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है। वर्कलोड कम करते हैं मैनेजर का, डेलीगेशन की वजह से हो जाता है। दूसरा, इंप्रूव होती है इफिशिएंसी,